वेलकम बैक। सो सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल नंबर 8 में हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टेंट्स के हवाले से। कॉन्स्टेंट का जो कॉन्सेप्ट है सी लैंग्वेज में वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है वेरिएबल की तरह। जैसे वेरिएबल एक आइडेंटिफायर है, इस तरह कॉन्स्टेंट भी एक आइडेंटिफायर है। जिस तरह वेरिएबल को एक स्पेसिफिक नेम असाइन किया जाता है, सेम वही काम हम कॉन्स्टेंट के साथ भी करते हैं। हर कॉन्स्टेंट का एक स्पेसिफिक नेम होता है। सो द बेसिक डिफरेंस इज़ कि वेरिएबल में आपने देखा कि हम एग्जीक्यूशन के दौरान वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। हमने ये बात तफसील से डिस्कस की है प्रीवियस वीडियो में कि वेरिएबल को वेरिएबल कहते ही इसलिए हैं क्योंकि हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, इवन विद इन द प्रोग्राम। कंपाइल टाइम पे कोड को एडिट करते हुए हम उसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट के केस में ऐसा नहीं होता। तो ऐसी वैल्यूज़ जो हम चाहें कि इन्हें हमें चेंज नहीं करना, हम उसको परमानेंट फिक्स करना चाहते हैं उन वैल्यूज़ को, तो उन वैल्यूज़ के लिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं। फिर हम उससे ये होता है कि हम उसे बाउंड कर देते हैं कि जो वैल्यू स्पेसिफाई कर दी गई है ये वैल्यू अब चेंज नहीं होगी। ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट की सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल है वो है जैसे 3.14। आपको पता है किस चीज़ की वैल्यू है? पाई की वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। यानी कि 3.14 अप टू सम डेसिमल नंबर्स तो ये फिक्स है। लेकिन ये इसकी आगे जो नंबर्स हैं वो इसकी जो आप कह लें कि रेंज है वो डेफिनेटली वो इसे हम क्या कहेंगे कि वो लिमिटेड नहीं है, वो चलती रहती है। तो बहरहाल जो उसकी वैल्यू है पाई की 3.14 वो फिक्स है। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हैं उस पे हम ये लगा सकते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट के तौर पे हम उसको सेव कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा करैक्टर कांस्टेंट भी हम रख सकते हैं। आगे चल के हम डाटा टाइप्स की बात करेंगे तो एक डाटा टाइप हम पढ़ेंगे करैक्टर। करैक्टर में बेसिकली होता है कि हम एक सिंगल करैक्टर लिखते हैं और उसको हम डबल कोट में लिखते हैं। वो एक करैक्टर वैल्यू कंसिडर होती है। हम उसमें एक स्ट्रिंग नहीं लिख सकते जैसे प्रॉपर एक सेंटेंस होता है, वो एक अलग केस है। इसमें सिंगल करैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जो हम सिंगल कोट में लिखेंगे वो अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, वो कोई डिजिट भी हो सकता है। अब यहाँ पे 5 एज ए नंबर डील नहीं हम इसे करेंगे, यानी एज ए इंटीजर डील नहीं करेंगे, बल्कि ये भी यहाँ पे एज ए करेक्टर ही कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जो हमने साइन यूज़ किया है, स्पेशल करेक्टर यूज़ किया है, असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू का साइन हमने यूज़ किया है, तो ये भी यहाँ पे एज ए करेक्टर लिया जाएगा, ऑपरेटर के तौर पे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको हम करेक्टर कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो इसकी दो बेसिक टाइप्स हैं। अब जो असल सवाल है वो ये है कि हम कॉन्स्टेंट्स क्रिएट कैसे कर सकते हैं। दो मेथड्स हैं हमारे पास। द फर्स्ट वन इज़ कि हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करें, और सेकंड मेथड ये है कि हम हैश डिफाइंड डायरेक्टिव यूज़ करके कांस्टेंट मैक्रो क्रिएट करें। ये दोनों मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं सबसे पहले कि इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। तो अगर हम इसको थोड़ा बिल्कुल सिंप्लीफाई करें तो कॉन्स्ट कीवर्ड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम चाह रहे हो कि किसी वेरिएबल वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए और कंपाइलर को ये बताया जाए कि अब ये जो वैल्यू इसकी हमने सेट कर दी है इसको चेंज नहीं करना। तो यही कांस्टेंट है ना, लेकिन यहाँ पे असल में हम वेरिएबल को कांस्टेंट बना रहे होते हैं इस कीवर्ड के थ्रू। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है। बेसिकली इन दोनों के थ्रू हम एक कांस्टेंट वैल्यू ही स्टोर कर रहे होते हैं या एक कांस्टेंट ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो हम एक वेरिएबल को उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो कांस्टेंट सेट कर रहे हैं। कंपाइलर फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं करने देगा। अगर हम हैश डिफाइंड डायरेक्टिव यूज़ करते हैं, जैसे आपने देखा हेडर फाइल्स में हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ की थी, हैश इंक्लूड की। तो यहाँ पे अगर हम हैश डिफाइंड डायरेक्टिव यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली क्या करती है कि आपकी कुछ किसी वैल्यू के अगेंस्ट एक नेम असाइन कर देती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मैक्रो। बेसिकली कॉन्स्टेंट मैक्रो बनता है ये। तो मैक्रो बेसिकली एक स्मॉल पीस ऑफ कोड होता है जिसमें आप कह लें कि एक स्पेसिफिक नेम को कुछ कोड असाइन कर दिया जाता है, या जो उसके आगे जो उसकी वैल्यू मेंशन कर दी जाती है वो उससे एसोसिएटेड होती है। तो हम जब भी वो नेम यूज़ करते हैं जस्ट लाइक वेरिएबल, तो वो ऐसे ही डील करता है जैसे कि कोई वेरिएबल डील कर रहा है। तो कांस्टेंट क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, और हम किस किस तरह से कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसको कॉन्सेप्चुअली अब हमने समझ लिया। अब हम मूव करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और ये देखते हैं कि हम प्रैक्टिकली सोर्स फाइल में, यानी कि सी प्रोग्रामिंग में, हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स के बारे में हम डिटेल में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं।
अभी हम इसको मूव कर रहे हैं स्क्रीन को थोड़ा साइड पे, ताकि इसकी जो भी आउटपुट है वो हमें आसानी से नज़र आए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हम अलग से डिफ्रेंशिएट कर लें चीज़ों को। न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे इसका हम नाम रख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स डॉट, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं तो हम इसकी एक्सटेंशन लिखेंगे डॉट सी, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी कॉन्स्टेंट डॉट सी के नाम से। यहाँ पे हम उसी तरह से हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं stdio.h, उसके बाद मेन फंक्शन, और इसके बाद अब हम यहाँ पे कांस्टेंट किस तरह से क्रिएट करें, इसके लिए पहले वेरिएबल का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करते हैं। हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मिसाल के तौर पे इंट num1, राइट, और उसमें मैंने लिखा इंट num1 इज़ इक्वल टू 43। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवाया प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया, क्योंकि इंटीजर है तो मैंने %i लिख दिया है, कोमा सेपरेटेड वेरिएबल का नाम लिखूँगा, वो वेरिएबल आ जाएगा, सेमीकोलन। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उम्मीद है कि कोई एरर नहीं आएगा। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ये देखें हमें आउटपुट में उसने 43 डिस्प्ले कर दिया। अभी हम ये कर सकते हैं कि ये अब एक वेरिएबल था, उसकी वैल्यू हमने रखी 43। तो वेरिएबल को वेरिएबल कहते हैं इसलिए क्योंकि हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल ये करता हूँ, वैसे हम एग्जीक्यूशन के दौरान भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो अब हम देखेंगे जब हम स्कैनफ डिस्कस कर रहे होंगे या हम वो समझ चुकेंगे कि स्कैनफ क्या होता है। तो अभी हम सिंपल में आपको यहाँ पे कोडिंग में हम इसको चेंज करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि num1 की जो वैल्यू है वो चेंज कर दो और उसकी नई वैल्यू रख दो 834, राइट। मैं अब इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखें मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, आउटपुट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, 43 ही डिस्प्ले होगा, क्योंकि इस आउटपुट के बाद वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन अगर यही वेरिएबल मैं इस चेंजिंग के बाद मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट करवाऊँ, यानी मैंने उसकी वैल्यू चेंज कर दी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कमेंट्स में आफ्टर चेंजिंग वेरिएबल वैल्यू, राइट। तो इसको यहाँ से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये जो प्रिंट एफ है ये बेसिकली वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने के बाद ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमें ये उसकी वैल्यू चेंज करके शो कर रहा है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो अब ये देखें यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है 43834, यानी कि सबसे पहले ये 43 इसकी वैल्यू थी, हमने आउटपुट में डिस्प्ले करवाया, उसने 43 शो कर दिया। उसके बाद देखें, उसके बाद यहाँ पे हमने num1 की जो नई वैल्यू थी वो हमने कर दी 834। तो जब उसकी वैल्यू नई हमने 834 की, उसके बाद जब हमने num1 को प्रिंट करवाया तो वो 834 प्रिंट कर रहा है। ये इकट्ठा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसमें हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस का। तो अगर मैं यहाँ पे \n लिख दूँ तो ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ। एस्केप सीक्वेंसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखें 43 फर्स्ट आउटपुट, और ये \n बेसिकली न्यू लाइन पे ले जाता है, इससे आगे जो भी आएगा। तो सेकंड टाइम जब हमने प्रिंट करवाई है num1 की वैल्यू तो आई है 834। इसका मतलब वो उसने वेरिएबल की वैल्यू दूसरी दफ़ा में चेंज कर दी है, जो कि हमने यहाँ पे चेंज की थी। अब हम यही चीज़ देख लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस था ये सारे थे हमारे, ये था हमारे पास वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट। अब ये हमने पढ़, हम कांस्टेंट रहे, वेरिएबल्स की बात क्यों की है। अब जब हम कांस्टेंट क्रिएट करेंगे तो आप बात को आसानी से समझ जाएंगे। अब हम आते हैं कांस्टेंट्स की बात करते हैं। तो अब हम कांस्टेंट क्रिएट करते हैं। कांस्टेंट क्रिएट करने के हवाले से हमने दो मेथड डिस्कस किए हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं, हम इसे कहते हैं वे वन, यानी कि कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू। अच्छा, ये जो मैं डबल फॉरवर्ड स्लैश से आगे जो कुछ भी लिख रहा हूँ ये कमेंट कंसीडर होगा, इसलिए इसको आपने इग्नोर करना है। कमेंट्स के बारे में हम डाटा टाइप्स के बाद बात करेंगे, बेसिकली हम अपनी आसानी के लिए लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, और मैं इसके बाद लिखता हूँ num2 इज़ इक्वल टू 74, राइट। मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अभी इस वक्त ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस इंट से पहले यानी कि डाटा टाइप से पहले मैं यहाँ पे अगर कीवर्ड लिख दूँ कॉन्स्ट, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में CONST, अगर कॉन्स्ट कीवर्ड लिख दूँ तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये इस वेरिएबल को कांस्टेंट बना देगा। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे कर्सर ले जाऊँ तो ये मुझे यहाँ पे
शो कर रहा है कि ये बेसिकली आपका कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल हो गया। अब फॉर एग्जांपल आप इसको प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट करवा सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे देखें, पहले नंबर की वैल्यू 43 रखी थी लाइन नंबर 5 पे, फिर लाइन नंबर 8 पे मैंने उसकी वैल्यू 834 कर दी। यहाँ भी मैं इसकी वैल्यू चेंज करके देखता हूँ। मैं कहता हूँ आप ऐसा करें कि num2 की वैल्यू आप कर दें 48, ये लें। इसके बाद मैंने सेव किया तो ये देखें एरर दे रहा है। एरर क्या आ रहा है? एरर हमें यहाँ पे दे रहा है, प्रॉब्लम में हम जाते हैं, एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू। वो कहता है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें इजाज़त ही नहीं है कि आप वैल्यू मॉडिफाई कर सकें। तो ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पे फिक्स हो गई। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि हमने सिंपल ये किया है कि जैसे हमने वेरिएबल क्रिएट किया था सारा प्रोसेस वही है। शुरू में सिर्फ कॉन्स्ट लिखती है, उसने उस पर आप समझ लें कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब ये जो वैल्यू हमने दे दिया अब ये वैल्यू चेंज नहीं हम कर सकते। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, हम इस तरह से कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये है मेथड 1। अब हम आ जाते हैं सेकंड मेथड पे, वे 2, जिसमें हम यूज़ करते हैं हैश डिफाइन डायरेक्टिव। हैश डिफाइन डायरेक्टिव के थ्रू हम ये काम कैसे कर सकते हैं? हम इसमें सिंपल यहाँ पे लिखते हैं हैश डिफाइन, उसके बाद हम नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं पाई की वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पी आई इज़ इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ का और यहाँ पे ख्याल करना है कि ये जो हम कांस्टेंट का नेम रखते हैं ये हम कोशिश करते हैं कैपिटल में लिखें। जैसे यहाँ पे ये कांस्टेंट था जिसका नाम था num2, तो हम इसको रिकमेंडेड ये है कि num2 लिखें। अगर आप स्मॉल में भी लिखेंगे तो एरर नहीं आएगा। ये इस वजह से रिकमेंडेड है कि क्योंकि आपको पता है कि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जब कोई num2 या पाई को हम यूज़ करेंगे या आउटपुट में डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो डिस्प्ले करवाने का तो तरीका का तकरीबन सेम ही है। तो उसमें हमें ये फ़ायदा होगा कि जब हम सारे कैपिटल अल्फ़ाबेट्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली ये कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश डिफाइन पाई की वैल्यू में आगे लिखूँगा। अच्छा यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर मैं यूज़ नहीं कर रहा, 3.14 लिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मेथड डिफरेंस है, डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए डाटा टाइप कॉन्स कीवर्ड के बाद डाटा टाइप थी, उस जगह पे यहाँ पे सिर्फ आ गया हैश डिफाइन, ख़त्म बात। उसके बाद ये जो नेम था वेरिएबल नेम, उसकी जगह आ गया पाई। बेसिकली अब ये मैक्रो है, मैक्रो नेम है, कांस्टेंट मैक्रो है। और जहाँ पे ये वैल्यू थी, वैल्यू एज इट इज़ आ गई, इज इक्वल टू का साइन नहीं आया, राइट। तो मैं इसको सेव करता हूँ और देखें मुझे अभी तक कोई एरर नहीं दे रहा। अच्छा, ये जो हमने कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू डिक्लेयर किया था इंटीजर टाइप का कांस्टेंट num2, इसको हम प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। तो हम प्रिंट एफ में जाते हैं और इधर हम परसेंटेज आई इंटीजर टाइप का है, उसके बाद कोमा सेपरेटेड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ num2। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कैपिटल लिखें तो हर जगह उसको कैपिटल ही यूज़ करेंगे। इसको हम सेव करते हैं, देखते हैं क्योंकि एरर दे रहा है या नहीं। आउटपुट में जाते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे तो देखें 834 के बाद ये जो 74 शो करवा रहा है ये बेसिकली इस कांस्टेंट की वैल्यू शो करवा रहा है। तो उसकी आउटपुट डिस्प्ले करवाने का तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं है, सिंपल ये बात आपको बताना चाह रहा था। उसके बाद हम आ जाते हैं ये वे 2 जो हमारे पास पाई है, इसको भी हम प्रिंट करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं और इधर लिख देते हैं परसेंटेज एफ, सॉरी ठीक है फ्लोट यूज़ कर रहे हैं तो एफ लिखेंगे और इसके बाद में यहाँ पे कोमा सेपरेटेड कैपिटल पी आई लिख देते हैं और सेमीकोलन, इसको सेव कर देते हैं। तो सेव करने के बाद इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कोई एरर देता है या आउटपुट में डिस्प्ले करवा रहा है। तो ये आउटपुट में डिस्प्ले करवा रहा है फॉर्चुनेटली। अच्छा, ये परसेंटेज आई, इसके बाद में मैं फॉरवर्ड \n लिख रहा हूँ ताकि न्यू लाइन में चला जाए। अभी आपने इससे परेशान नहीं होना, हम इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। थोड़ी सी आउटपुट हमारी बेहतर हो जाएगी। मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो एग्जीक्यूट किया तो देखें कि ये 74 ये वो कांस्टेंट था जो हमने डिक्लेयर किया विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्ट कीवर्ड। तो ये हमने आउटपुट डिस्प्ले करवा दिया। प्रिंट करवाने का तरीका कर सेम है। और इसी तरह से सेकंड जो है हमारे पास वो हमने डिक्लेयर करवाया या जो कांस्टेंट हमने क्रिएट किया वो किया विद वो एज ए मैक्रो, यानी कि हैश डिफाइन डायरेक्टिव के थ्रू, जिसमें हमने हैश डिफाइन लिखा स्पेस उस मैक्रो का नेम लिखा यानी उस कांस्टेंट का नाम लिखा। सिंपल अगर हम बात करें, स्पेस देने के बाद इज इक्वल टू का साइन यूज़ नहीं किया। स्पेस देने के बाद मैंने वो वैल्यू लिखी और वैल्यू देने के बाद आखिर में देखें इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ नहीं किया। तो अगर मैं सेमीकोलन यूज़ करूँगा तो देखें एरर दे रहा है, तो मैं इसको दोबारा से मिटा रहा हूँ।
इसको हम सेव कर देंगे। तो प्रिंट करवाने का तरीका कर सेम है। एक और चीज़ का ख्याल रखना है, मैंने आपसे कहा है कि रिकमेंडेड ये है कि कांस्टेंट का जो भी नाम है, बेशक आप कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू कर रहे हैं या हैश डिफाइन के थ्रू, वो आपने कैपिटल में रखना है। तो जब आप देखें सारे अल्फ़ाबेट्स आप अपर केस यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट एफ में भी आपने वही अपर केस ही यूज़ करने हैं, क्योंकि सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, अदरवाइज़ वो इसको अंडरस्टैंड नहीं करेगी। तो अभी आज के इस ट्यूटोरियल में हमने दो मेथड समझे कि अगर हम कोई कांस्टेंट क्रिएट करना चाहें और हम चाहें कि बाद में उसकी कोई वैल्यू चेंज ना कर सके। मसलन यहाँ पे आप कोशिश करें ना पाई की वैल्यू चेंज करने की, आप इसकी वैल्यू कुछ भी लिखें 3.23 करने की, तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, यानी कि आपको इजाज़त नहीं देगा, ये हैश डिफाइन के थ्रू जिस तरह से भी आप इसकी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। तो सिंपल हमने ये दो मेथड समझे कि कॉन्स्ट कीवर्ड के थ्रू हम कैसे कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं और हैश डिफाइन के थ्रू हम कैसे कांस्टेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो प्रोसीजर है कांस्टेंट नेम रखने का, तो नेम रखने के वो जो हमने 6-7 रूल्स डिस्कस किए थे कि वेरिएबल नेम जब हमने सेट करना है कौन कौन से रूल्स हैं जिनको हमने कंसीडर करना है, सेम वही रूल अप्लाई होते हैं कांस्टेंट्स पे भी। वही सारी जो जो नाम आप किसी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, वही नाम आप कांस्टेंट का भी रख सकते हैं। अगली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स के हवाले से, और डेटा टाइप्स के हवाले से हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स देखेंगे। और हो सकता है कि उसी वीडियो में या उसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की भी बात करें।